इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में पिछले 4 या 5 वीडियो में अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में हम बात कर चुके हैं कि अर्ध तरंग दिष्टकारी जो है वो किस प्रकार से उसमें जो डायोड है वो काम करता है और अर्ध तरंग दिष्टकारी का जो रिजल्ट है कि जो निर्गत दिष्ट वोल्टता है, दिष्ट धारा है, IRMS धारा का IRMS मान है, वोल्टता रेगुलेशन है, वोल्टता तथा उर्मिका गुणांक के बारे में हम पिछले वीडियोज में अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में बात करते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी जो है वो अर्ध तरंग दिष्टकारी से किस प्रकार से भिन्न है तथा किस प्रकार से पूर्ण तरंग यानी कि जो इनपुट प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती जो धारा है उसका पूर्ण तरंग यानी कि कंप्लीट साइकिल को किस प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है। तो देखिए आपके सामने इधर जो एक डायग्राम बना हुआ, सर्किट डायग्राम बना हुआ है। इस सर्किट डायग्राम में देखिए यहाँ पर VI क्या है, अपना इनपुट धारा या इनपुट वोल्टता है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर है, एक ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली है, ये इधर द्वितीयक कुंडली है। प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टता VI इक्वल टू क्या है, EP साइन ओमेगा टी आरोपित की गई है। यानी कि प्राथमिक ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टता VI इक्वल टू EP साइन ओमेगा टी आरोपित की गई है। द्वितीयक कुंडली जो है उस पर VS इक्वल टू N इंटू EP साइन ओमेगा टी वोल्टता प्रेरित होती है। क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर है हम छोटी कक्षाओं में यानी कि 12th क्लास में या पीछे की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो प्राथमिक कुंडली पर जब VI इक्वल टू EP साइन ओमेगा टी वोल्टता आरोपित की जाती है तो प्रेरण के सिद्धांत द्वारा द्वितीय कुंडली पर N इंटू EP साइन ओमेगा टी वोल्टता प्रेरित हो जाती है, जहां पर N जो है द्वितीयक तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात है। तो N इंटू EP साइन ओमेगा टी है, इसको मैं VS इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ES या EM साइन ओमेगा टी, या मैं ES साइन ओमेगा टी लिख देता हूँ इसको। तो ES साइन ओमेगा टी, जहाँ पर ES इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू EP। अब देखिए जो यहाँ आगे सर्किट है उसमें A सिरे पर A और B 2 पॉइंट है। A के बाद में एक डायोड लगाया हुआ है D1, B के बाद में एक डायोड लगाया हुआ है D2। ये D1 और D2 दो डायोड हैं जिन दोनों डायोड के P टर्मिनल, इस डायोड का P टर्मिनल तथा इस डायोड का P टर्मिनल ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली के साथ कनेक्ट किए गए हैं तथा N टर्मिनल जो हैं दोनों एक साथ, N टर्मिनल जो है दोनों यहाँ X बिंदु पर एक साथ मिलते हैं तथा ये तीसरा बिंदु है C ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली पर। इस C बिंदु को बोलते हैं मध्य निकासी बिंदु, यानी कि आउटपुट जो लेना है हमारे को वह मिडिल पॉइंट से हम ले रहे हैं, तो इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर टैप बोलते हैं, मध्य निकासी बिंदु बोलते हैं। तो अब देखिए लोड रेजिस्टेंस जो RL है जिस पर हमारे को निर्गत वोल्टता यानी कि हम जिस पर आउटपुट ले रहे हैं वह दोनों डायोड के N टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट करके X बिंदु तथा इस C बिंदु के मध्य हम लोड रेजिस्टेंस RL जोड़ते हैं और इस लोड रेजिस्टेंस RL पर हमारे को आउटपुट वोल्टता V0 प्राप्त होती है। अब देखिए कि यहाँ पर VI इक्वल टू EP साइन ओमेगा टी वोल्टता जो आरोपित की गई है, क्योंकि यह साइन का फंक्शन है इसलिए यहाँ पर देखिए मैंने साइन के फंक्शन के साथ साथ में VI का ग्राफ बनाया है कि यह वोल्टता यहाँ पर आरोपित की गई है। इस आरोपित वोल्टता को जब ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली पर कुछ वोल्टता जो प्रेरित होती है तो कुछ जो वोल्टा है वो लीक हो जाती है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसकी एम्पलीट्यूड का मान कम कर देते हैं। तो यह द्वितीय कुंडली पर प्राप्त वोल्टता है VS इक्वल टू ES साइन ओमेगा टी।
ई एस साइन ओमेगा टी। इसका ग्राफ ये यानी कि इनपुट और ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली पर जो वोल्टता है उन दोनों का ग्राफ सिमिलर प्राप्त होता है। अब देखिए यहां पर जो डायोड है D1, इस वोल्टता चक्र के आधे समय के लिए, वोल्टता चक्र जो है यहाँ के इसके आधा समय यानी कि T/2 समय यहाँ होता है। आधे समय के लिए डायोड D1 है, इसका A बिंदु जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के साथ कनेक्ट है, इसलिए ये पॉजिटिव A बिंदु पॉजिटिव, और ये C बिंदु है वो C बिंदु पर 0 वोल्टता का मानने पर यह डायोड जो है D1 डायोड अग्रबायस में रहता है तथा D2 डायोड पश्च बायस में रहता है। D1 डायोड के अग्रबायस में होने के कारण इस समय यहाँ पर धारा I1 प्रवाहित होती है। कितनी धारा? D1 डायोड के अग्रबायसित होने के कारण इस डायोड से धारा I1 प्रवाहित होती है। तो यह धारा I1 प्रवाहित होने के कारण से हमें आउटपुट V01 यानी कि ये जो लोड रेजिस्टेंस RL है इस पर हमारे को आउटपुट मिलता है V01, यानी कि इससे आधे समय के लिए ही हमारे को आउटपुट मिलता है। शेष आधे समय के लिए इसका आउटपुट क्या है? 0 है। फिर वापस ये साइकिल यहाँ तक हो गया, इसके बाद में वापस पुनः पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये वापस धारा I1 प्रवाहित होगी। I1 धारा प्रवाहित होने के बाद में हमारे को लोड रेजिस्टेंस RL पर ये वोल्टता V01 प्राप्त होती है। अब जो दूसरा हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, इस नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D1 डायोड है वह रिवर्स बायस यानी कि उत्क्रम या पश्च बायस में होता है तथा D2 डायोड है वह अग्र बायस में होता है। तो D2 डायोड के अग्र बायसित होने के कारण से अब इसमें धारा I2 प्रवाहित होती है तथा इससे धारा क्या होगी, क्योंकि ये पश्च बायस में है अब, तो इससे इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 होता है। तो D2 डायोड से I2 धारा प्रवाहित होगी और चूंकि दोनों D1 डायोड और D2 डायोड दोनों का जो आउटपुट है वह एक साथ कनेक्ट हो रहा है, इसलिए लोड रेजिस्टेंस RL में हमारे को एक ही दिशा में धारा प्राप्त होती है। तो ये देखिए ये दूसरे डायोड का आउटपुट हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल वाले के लिए, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल वाले के लिए दूसरा। अब ये डायरेक्शन ऐसी इसलिए बनाई है, दोनों ऊपर की तरफ है, क्योंकि हमारे को लोड रेजिस्टेंस RL जो है उसमें धारा दोनों ही कंडीशन में एक ही दिशा में प्रवाहित प्राप्त होती है। तो इसलिए V01 और V02 यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायोड D1 के कारण से प्राप्त वोल्टता, और यहाँ पर लिख सकते हैं डायोड D2 के कारण से प्राप्त वोल्टता। और कंप्लीट साइकिल यानी कि हम दोनों को ऐड जब कर देते हैं, ग्राफिकल पिक्चर में जब दोनों को ऐड कर देते हैं तो यह हमारे को पूर्ण चक्र के लिए लोड रेजिस्टेंस RL, पूर्ण चक्र के लिए लोड रेजिस्टेंस यानी कि लोड प्रतिरोध RL पर प्राप्त वोल्टता का मान हमारे को इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अर्ध तरंग दिष्टकारी में केवल आधी तरंग ही आउटपुट में प्राप्त होती थी, यहाँ पर उससे अलग पूर्ण तरंग यानी कि ये आधी तरंग ये रही, आधी तरंग ये रही, पूर्ण तरंग हमारे को लोड रेजिस्टेंस RL पर प्राप्त होती है। तो पूर्ण तरंग जो थी प्रत्यावर्ती वोल्टता की इनपुट यानी कि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता की जो पूर्ण तरंग थी वो कंप्लीटली प्रयोग में आती है, इसलिए इस दिष्टकारी को पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है। यहाँ एक चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि प्रत्येक डायोड यानी कि D1 और D2 जो दो डायोड हैं, दोनों डायोड पर प्राप्त वोल्टता ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली पर प्राप्त वोल्टता की आधी होती है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि Vs डैश इक्वल टू Vs अपॉन 2 इक्वल टू ES अपॉन 2
साइन ओमेगा टी, इसको लिख सकता हूँ मैं ई एम साइन ओमेगा टी। ये वी एस डैश यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताइए आपको कि डायोड जो दो डायोड हैं, दोनों डायोड में यानी कि प्रत्येक डायोड पर प्राप्त वोल्टता द्वितीय कुंडली पर प्राप्त वोल्टता की आधी होती है। तो इसलिए वी एस डैश इक्वल टू वी एस अपॉन 2 और इसको हमने लिख दिया ई एस इक्वल वी एस डैश इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। अर्थात दोनों जो डायोड हैं उन दोनों डायोड पर वोल्टता का मान कितना होगा, ई एम साइन ओमेगा टी, और यह द्वितीय कुंडली पर वोल्टता के मान का आधा होता है। अब देखिए यह अपना डायग्राम हो गया। अब देखिए धारा का मान हमारे को लिखना है, तो पहले लिखते हैं 0 से लेकर टी जब का मान 0 से लेकर t/2 तक है, उस समय के लिए I1 का मान कितना हो जाएगा, कितना मान वी एस डैश हमारे को प्राप्त हुआ था, तो वी एस डैश अपॉन आर एल। तो वी एस डैश अपॉन आर एल, यहाँ पर वी एस डैश अपॉन आर एल यानी कि वी एस डैश जो था दोनों डायोड यानी कि दोनों डायोड पर प्राप्त वोल्टता का मान हमने लिखा है, तो वी एस डैश अपॉन आर एल। अब आर एल के साथ साथ एक रेजिस्टेंस हम जो ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली और डायोड का रेजिस्टेंस था प्लस आर, ये और लिखेंगे साथ में, क्योंकि अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए हम ऑलरेडी ये मान ज्ञात कर चुके हैं। तो वी एस डैश अपॉन आर एल प्लस आर, जहां पर आर क्या है, आर एफ प्लस आर एस। आर एस क्या है, ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध है, और आर एफ क्या है, डायोड के अग्र बायस अवस्था में प्रतिरोध। तो उन दोनों ही श्रेणी क्रम में है, इसलिए R इक्वल टू क्या हो जाता है, आर एफ प्लस आर एस। तो वी I1 का मान हो गया वी एस डैश अपॉन आर एल प्लस आर, और वी एस डैश का मान हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा था ई एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर प्लस आर एल। ठीक है, तो I1 इक्वल टू ई एम अपॉन आर प्लस आर एल साइन ओमेगा टी प्राप्त हो गया। ई एम अपॉन आर प्लस आर एल को मैं लिख देता हूँ आई एम साइन ओमेगा टी, यह समीकरण नंबर 1। तो I1 इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया, आई एम साइन ओमेगा टी, और इस अवस्था में I2 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि द्वितीयक जो डायोड है D2 जो डायोड है वो पश्च बायस में है, और पश्च बायस में होने के कारण से उसमें से किसी भी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो यहाँ पर I1 इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी 0 से लेकर t/2 समय के लिए है ये, तो I2 इक्वल टू 0। यहाँ के बाद में अब t का मान t/2 से लेकर t तक, इस तक के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ के लिए I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस समय जो प्रथम डायोड है D1 वह पश्च बायस में है, उत्क्रम बायस में है, इसलिए I1 का मान क्या हो गया, 0। I2 का मान ज्ञात करने के लिए वापस वही विधि वी एस डैश अपॉन आर प्लस आर एल, अब नेगेटिव साइन के साथ में आएगा, और इसको वापस ई एम आर प्लस आर एल साइन ओमेगा टी, तथा I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस आई एम साइन ओमेगा टी। यह I2 का मान हो गया। I2 इक्वल टू माइनस आई एम साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर इसको हम लिखते हैं 2 से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वोल्टा चक्र के आधे समय के लिए I1 की वैल्यू प्राप्त होती है आई एम साइन ओमेगा टी, I2 का मान 0, तथा शेष आधे समय के लिए I1 का मान 0 प्राप्त होता है, तथा I2 इक्वल टू माइनस आई एम साइन ओमेगा टी प्राप्त होता है।